हेलो एवरीवन। आज अपन BHIC 134 में यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। दोस्तों 3 सवाल ही इस चैप्टर से बनते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 3 सवाल पहले भी आ चुके हैं और 20 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल रहेगा 18वीं सदी की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि भारत में जो 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं थी उनकी व्याख्या करनी है। या फिर सवाल ऐसे भी आ सकता है कि 18वीं सदी की व्याख्या करें। ठीक है, तो पहला इसमें बड़ा हेडिंग लिखेंगे आप, राजनीतिक जीवन की विशेषता। तो दोस्तों भारत 18वीं शताब्दी में एक शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं था, अर्थात भारत में एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में विकेंद्रीकरण का दौर चल पड़ा। उत्तर व दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। इन राज्यों में आपसी सहयोग व आपसी एकता की कमी थी। इन राज्यों के बीच आपसी फूट के चलते संघर्ष होते थे, क्योंकि ये क्षेत्रीय राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार चाहते थे। 18वीं शताब्दी में मुगलों का पतन ही हो रहा था, जिससे अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। दोस्तों ये 18वीं शताब्दी का मानचित्र है भारत का, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रीय राज्य हैं। सिंध है, सिख राज्य है, और इधर आप भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में देखेंगे तो मेवाड़ है, ठीक है, आमेर है। और आप भारत के हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की साइड देखेंगे तो यहाँ पर रोहिलखंड और जाट राज्य भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे उसके बंगस पठान का राज्य था। फिर आप उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाएं तो अवध यहाँ पर एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा था। फिर ये बंगाल है, बीच में मराठा, और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की साइड। और नीचे आप देखेंगे उड़ीसा के साइड उत्तरी कर्नाटक नेक्स्ट है, फिर कर्नाटक। ठीक है, ये ब्लू कलर में आपको कर्नाटक दिख रहा हो। फिर बीच में हैदराबाद, और जहाँ पर केरल का क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर मैसूर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा था। सबसे नीचे केरल मालाबार तट पर। ठीक है, तो ये आप मैप जरूर बना के आए अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, सवाल था अपना 18वीं शताब्दी की विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, बाद में अपन इसी हेडिंग में लिखेंगे मुगलों के पतन के बाद में क्षेत्रीय राज्य इस प्रकार से थे। कुछ उत्तराधिकारी राज्य थे, जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद। यहाँ पर मुगल अपने प्रांतपतियों की सहायता से शासन किया करते थे। मुगल विरोध के फलस्वरूप बनने वाले राज्य कौन कौन से थे? सिख राज्य, जाट राज्य, मराठा राज्य। कुछ स्वतंत्र राज्य भी थे, जैसे कि राजपूताना और मैसूर और केरल स्वतंत्र राज्यों में आ जाएंगे। दरबार में गुटबंदी चलती थी, जिससे कि सत्ता के पीछे बैठे लोग सत्ता के सुख को भोग सके। मुगल दरबार में अब गुटबंदी भी चलती थी दोस्तों। ये भी आप लिख सकते हैं कि हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट, ईरानी गुट, अफगानी गुटों में आपसी बनती नहीं थी, और ये सिर्फ सत्ता को भोगना चाहते थे किसी अयोग्य सम्राट को बिठा करके। मराठा गुट में भी दोस्तों आप देख सकते कि एक तरफ रघुनाथ राव का गुट था, दूसरी तरफ नाना फडणवीस का गुट था। सिख राज्य में भी गुटबंदी चल रही थी, डोगरा गुट और सिंध वालिया गुट। 18वीं शताब्दी में उत्तराधिकार से संबंधित संघर्ष हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अमीरों ने दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय भ्रष्टाचार बढ़ गया था तथा शासकों का नैतिक पतन हो रहा था। हालांकि कुछ राजाओं ने अपनी अर्थव्यवस्था व शासन प्रणाली में सुधार करने की कोशिश की, जैसे कि अवध में सआदत खान ने शासन प्रणाली में सुधार किया। वहीं हैदराबाद में निजामुल मुल्क और बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने थोड़े बहुत प्रयास किए। भारत में 18वीं शताब्दी में विदेशी कंपनियां जैसे कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश कंपनी आदि रुचि रखने लगी तथा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गई। 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने भारत में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर कर दी। उत्तर पश्चिम भारत से नादिर शाह का आक्रमण, 1761 का पानीपत युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को हराकर भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने का एक मंच उपलब्ध करवा दिया। 1757 के प्लासी युद्ध तथा 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। साथ ही अब उन्होंने भारत पर राजनीतिक व आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो जैसे ही भारतीय जो राजा थे 1757 और 1764 के युद्ध में वो हारे गए। 1757 का प्लासी युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने भारत की 3 सेनाओं को हराया था, अवध, बंगाल और मुगल शासक की सेना को। ठीक है, फिर लिखेंगे आर्थिक जीवन की विशेषता, बी हेडिंग। भारत में 18वीं शताब्दी में कृषि पिछड़ी हुई दशा में थी, क्योंकि शासक वर्ग ने सिंचाई सुविधाओं व कृषि में निवेश नहीं किया था। लेकिन भारतीय ग्रामीण जीवन में आत्मनिर्भरता थी। भारत में शिल्प उद्योग भी अस्तित्व में था।
जैसे कि मसूलीपट्टनम में वस्त्र उद्योग, गुजरात में वस्त्र उद्योग, मुर्शिदाबाद में वस्त्र उद्योग, पटना में शोरा एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ढाका में मलमल उद्योग था। भारत में नील उद्योग को जहाज निर्माण उद्योग भी थे। निर्यात की जाने वाली कौन कौन सी वस्तुएं थी वो आप देख सकते हैं। भारत से यूरोप को निर्यात यानी कि बेचे जाने वाली वस्तुएं थी मसाले, अदरक, नील, शोरा, अफीम, सूती वस्त्र, मलमल के कपड़े। आयात की जाने वाली यानी कि भारत में ऐसे आइटम जो कि आयात इंपोर्ट किए जाते थे, मंगवाए जाते थे, चांदी, सोना, तांबा और अन्य कीमती वस्तुएं। भारत का व्यापार निम्न देशों से होता था, जैसे कि अफ्रीकी देश, यूरोपीय देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और पश्चिमी एशियाई देश। तो इसलिए 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक संतुलन की स्थिति बनी हुई थी, यानी कि भारत को व्यापार में फायदा होता था। 18वीं शताब्दी में विद्वानों के मध्य दो प्रकार की आर्थिक बहस चलती है। पहला है, भारत में 18वीं सदी में आर्थिक पतन का काल चल रहा था, चूंकि यहाँ पर अराजक राजनीतिक वातावरण फैला हुआ था, कानून स्थिति कमजोर थी और व्यापारिक मार्गों पर चोर डकैतों का नियंत्रण था। फिर 18वीं शताब्दी की कुछ प्रमुख लूटें, नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली की दिल्ली लूट 1739 और 1761 की लूट, जाटों की मथुरा लूट, सिखों की सरहिंद लूट। जबकि कुछ विद्वान 18वीं शताब्दी को आर्थिक स्थिरता का युग मानते हैं, चूंकि कुछ राजाओं ने यहाँ पर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास किए। तो कुछ विद्वान तो मानते हैं कि भाई आर्थिक पतन का काल चल रहा था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई थी। और दूसरी तरफ विद्वानों का दूसरा ग्रुप मानता है कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार किया जा रहा था, जैसे कि मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की आर्थिक स्थिति में सुधार किया, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। तीसरा बड़ा हेडिंग है सामाजिक जीवन की विशेषताएं। तो केरल के मालाबार तट को छोड़कर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। हिंदू समाज जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म और क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ था। मुस्लिम समाज भी नस्ल, धर्म, क्षेत्र के आधार पर विभाजित था। हिंदुओं व मुसलमानों में उच्च जाति की स्थिति अच्छी थी, उच्च वर्ग की स्थिति अच्छी थी, जबकि निम्न वर्ग की स्थिति दयनीय थी। समाज में निम्न बुराइयां उपस्थित थी, जैसे कि अंतः वर्ण विवाह वर्जित है, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड थी। अंतः वर्ण खानपान वर्जित है, यानी कि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के साथ में बैठ करके खाना नहीं खा सकता था। छुआछूत और अस्पृश्यता भी थी भारत में। 18वीं शताब्दी में दास प्रथा का भी प्रचलन था। नरबली प्रथा, और नरबली प्रथा में आपको बता देना चाहते हैं कि उड़ीसा के खोंड जनजाति में यह प्रचलित थी। बाल विवाह के कारण स्त्री शिक्षा में निम्न स्थिति थी। बालिका हत्या, दहेज हत्या, सती प्रथा, विधवा विवाह वर्जित। उत्तरी भारत में पर्दा प्रथा भी मौजूद थी और देवदासी प्रथा भी मौजूद थी 18वीं शताब्दी में। फिर सांस्कृतिक जीवन की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। भारत के भीतर 18वीं सदी में शिक्षा व साहित्य क्षेत्र में गतिशीलता जरूर थी, लेकिन कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। विज्ञान, भूगोल के क्षेत्र में कोई साहित्य नहीं लिखा गया, केवल दर्शन, धर्म, कानून, साहित्य से संबंधित अध्ययन हुआ। भाषा का विकास जरूर हुआ, जैसे कि मलयालम भाषा, गुजराती भाषा, तमिल भाषा, असमिया भाषा, पंजाबी, तेलुगु, सिंधु, उर्दू भाषाओं का विकास हुआ और काफ़ी किताबें इसमें लिखी गई। 18वीं शताब्दी में बात करें तो सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं थी। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधे मिला करके रहते थे। तमिल काव्य लिखे गए, जैसे कि चित्र काव्य, किसके द्वारा? तयू मानवर के द्वारा। पंजाबी भाषा में भी विकास किया गया, जैसे कि हीर रांझा महाकाव्य लिखा गया वारिस शाह के द्वारा। सिंधी भाषा में विकास हुआ, जैसे कि रिसालो काव्य लिखा गया शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा। उर्दू भाषा में विकास देखने को मिलता है मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। उर्दू भाषा के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। फिर दोस्तों कला क्षेत्र में विशेषताएं देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में कला क्षेत्र, भारत में यूरोपियों के आने से 18वीं शताब्दी में पुनः जागरण कालीन जो कला थी, गोथिक कला, जिसमें ऊंची ऊंची मीनारें शामिल होती थी, उसका भारत में विकास देखने को मिलता है। पहाड़ी कला के अंतर्गत चित्रकला का विकास हुआ, जैसे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चित्रकला और पटना में चित्रकला। अवध के नवाब आशफ उद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया, जो कि 18वीं शताब्दी का स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। दोस्तों ये था 20 नंबर का सवाल। बार बार वीडियोस देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 18वीं शताब्दी पर वाद विवाद अथवा बहस कीजिए, या फिर इस तरह से सवाल है, 18वीं शताब्दी एक दीर्घकालीन शताब्दी के रूप में थी। 18वीं सदी परिवर्तन के साथ निरंतरता का काल भी था, स्पष्ट करें। 18वीं सदी से संबंधित विवाद, या फिर ये सवाल आ जाए, हाल की बहसों ने किस हद तक 18वीं सदी पूर्वार्ध यानी पूर्वार्ध बाद का भारत के विषय में हमारे पुराने दृष्टिकोण को बदल दिया है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे अपन, 18वीं सदी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी।
यह वह समय था जब मुगलों का पतन हो रहा था तथा अंग्रेजों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। लंबे समय तक 18वीं सदी की राजनीतिक विघटन, आर्थिक गिरावट, युद्ध, अव्यवस्था, अंधकार का युग माना जाता है। हाल ही के नए अध्ययनों के अनुसार केवल कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक आर्थिक गिरावट आई थी, जबकि अन्य सांस्कृतिक सामाजिक रूप से क्षेत्र फल फूल रहे थे। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि भाई पूरी तरह से गिरावट थी, और नए अध्ययनों के अनुसार दोस्तों यही बहस है कि नए अध्ययनों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से प्रगति देखी जा रही थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का मतलब यहाँ पर 1750 ईस्वी के बाद में, पूर्वार्ध का मतलब होता है 1750 से पहले। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ में व्यापार चलता रहा, यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, यहाँ से भारत को भी व्यापारिक फायदा होता था। तो विद्वानों ने 18वीं शताब्दी पर बहस के दौरान निम्न सिद्धांत दिए, जैसे कि पतन का सिद्धांत। औपनिवेशिक इतिहासकार जेम्स मिल 18वीं शताब्दी को अंधकार का युग मानते हैं। राष्ट्रवादी लेखकों के अनुसार अगर भारत में अंधकार का युग नहीं होता तो उपनिवेश यहाँ पर संभव नहीं हो पाता। जादूनाथ सरकार जी कहते हैं, औरंगजेब की दोषपूर्ण नीतियों के कारण ही मराठा, सिख, जाटों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। यह मुस्लिम रूढ़िवादिता के खिलाफ एक हिंदू प्रक्रिया थी। प्रतिक्रिया मतलब विरोध, क्योंकि औरंगजेब ने हिंदुओं के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण धार्मिक नीतियां अपनाई थी। औरंगजेब के बाद अयोग्य शासक आए, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य में अनुचित प्रशासनिक, धार्मिक, राजनीतिक नीतियां अपनाई गई। इससे मुगलों का निरंतर पतन हो रहा था। विलियम इरविन के अनुसार उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों, यानी कि औरंगजेब के बाद में जितने मुगल सम्राट आते हैं वो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कहलाए। तो विलियम इरविन के अनुसार उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के नैतिक पतन व चरित्र में गिरावट के कारण मुगलों का पतन हुआ। सतीश चंद्र व इरफान हबीब के अनुसार मुगलों की राजस्व संग्रह प्रणाली कमजोर हुई, क्योंकि मुगल सूबों का मतलब है क्षेत्र अथवा प्रांत, मुगल सूबों में जागीरदारी संकट पैदा हुआ। इससे अनुमानित एवं वास्तविक आय में अंतर आया, जिससे मुगल अर्थव्यवस्था चरमरा गई और मुगलों का पतन हो गया। साथ ही किसानों का शोषण किया गया एवं उन्होंने मुगल राज्य के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न किया। ये मानना है इरफान हबीब और सतीश चंद्र का। अतहर अली ने मुगल पतन का कारण जागीरों की संख्या में कमी होना बताया। जेएफ रिचर्ड के अनुसार जागीरें तो पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन अधिकांश जागीरें बंजीर थी। जागीरें मतलब सैनिकों को वेतन के बदले कुछ जमीन और कुछ सैनिक है वो उपलब्ध करा दिए जाते थे, और उस जमीन का जो राजस्व मुगल खजाने में वो भेजा करते थे, तो वो जागीरदार कहलाए और उनको मिलने वाली जमीन है वो जागीर कहलाई। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार मुगलों का राजनीतिक पतन उनके आर्थिक पतन से जुड़ा हुआ है। खैर हेडिंग देखते हैं, नया इतिहास लेख सिद्धांत। इस सिद्धांत के आने से राज्य केंद्रित दृष्टिकोण से ध्यान हटाकर, मतलब पहले तो राज्य की बातें ज़्यादा की जाती थी और अब सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों पर भी ध्यान दिया गया। विद्वान बार्नेट के अनुसार मुगलों की केंद्रीकृत व्यवस्था थी, यानी कि राजा के पास में अधिकांश शक्तियां हुआ करती थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यह व्यवस्था कमजोर हुई, परंतु इसका असर कुछ मुगल सूबों पर नहीं पड़ा, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से अलग हो गए थे। संजय सुब्रमण्यम एवं मुजफ्फर आलम ने कहा कि 18वीं शताब्दी को मुगलों की नज़र से देखना गलत है। मुगलों के पतन के बाद भले ही आगरा व दिल्ली में गिरावट आई, लेकिन अवध, बंगाल, हैदराबाद में पुनः सुधार की जो प्रक्रिया है वो जारी रही। अतः इन क्षेत्रों में 18वीं शताब्दी का काल परिवर्तनशीलता का था। कैम्ब्रिज स्कूल के सीए वैली के अनुसार मुगलों के पतन को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि कई क्षेत्रीय शक्तियों ने कृषि का विस्तार किया एवं निरंतर प्रगति हेतु ब्रिटिशों के प्रति उन्होंने निष्ठा निभाई, यानी कि साथ निभाया। संजय सुब्रमण्यम के अनुसार 18वीं सदी को वाणिज्य, व्यापार, संघर्ष, यात्रा, बौद्धिक, आदान प्रदान के रूप में देखना चाहिए। बहुत से लोग बैंकिंग गतिविधियों, व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे। तो निष्क्रिय लिख सकते हैं अपन, 18वीं शताब्दी में भारत में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहे थे। मुगलों के पतन की जो प्रक्रिया वो निरंतर चल रही थी, अतः यह दौर परिवर्तन व निरंतरता दोनों को था। संगीत, वास्तुकला व संस्कृति में भी निरंतर गिरावट हो रही थी। चूंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद
कलाकारों को भी राजकीय संरक्षण न मिलने से वे अन्य इलाकों में स्थानांतरित हो गए और वहां पर क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। ये हो गए आपके सवाल नंबर 2 कंप्लीट। लास्ट सवाल बन सकता है इसी यूनिट नंबर 1 से 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्यों के उद्भव के सामाजिक आर्थिक संदर्भ पर चर्चा करें। दिसंबर 2022 के पेपर में 20 नंबर का सवाल आया था। बढ़ती गुटबंदी यानी कि ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट, अफगानी गुट, ये काफ़ी सारे गुट थे और आपस में ये लड़ते रहते थे, मतभेद थे। कोमा अपकेंद्रक शक्तियों, अपकेंद्रक का मतलब है कि भाई जो मुगल सत्ता है वो लगातार बिखर रही थी और ताकत प्रांतपतियों के पास में शिफ्ट हो रही थी। बढ़ती गुटबंदी कोमा अपकेंद्रक शक्तियों तथा कमजोर सैन्य व्यवस्था के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा। दरबार में कुलीन वर्ग अपनी मजबूत स्थिति बनाने लगा। अवध व बंगाल राज्य में आर्थिक आधार पर मुस्लिम समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। पहला देख लें अशरफ, जो कि सबसे उच्च वर्ग था, अशरफ को शरीफ भी कहते हैं, और दूसरा था अतरफ, तीसरा था अजलाफ। सबसे निम्न वर्ग था अजलाफ, सबसे उच्च वर्ग था अशरफ। पंजाब में जाट किसान तथा बंगाल में सदगोप जमींदारों की अशरफ की तुलना में निम्न स्थिति थी। महाजनों को व्यापारियों ने इस परिस्थिति का फायदा उठाकर अपने आप को बेहतर किया आर्थिक मामले में। 18वीं शताब्दी में अवध कोमा बंगाल कोमा हैदराबाद में मुगलों की ही आर्थिक प्रशासनिक नीतियों को अपनाया गया। मराठा कोमा जाट कोमा सिख राज्यों ने अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति बनाई। रोहिलखंड एवं भोपाल में भी राजस्व संग्रह हेतु इजारा प्रथा अपनाई गई, जिसमें राजस्व को ठेके पर दिया जाता था। यानी कि पहले नीलामी लगती थी जमीनों की और फिर ठेकेदार कुछ सालों के लिए उस जमीन पर अपना अधिकार जमा लेता था, कुछ पैसा है वो मुगल खजाने में भी भेजता था। इस प्रथा को इजारा प्रथा कहते हैं। 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में पोलीगरों ने अपनी सैन्य व आर्थिक स्थिति मजबूत की। पोलीगर कौन होते थे? विजयनगर साम्राज्य में सैन्य प्रमुख व प्रशासन का काम पोलीगर जाति के लोग ही संभालते थे। मालाबार क्षेत्र यानी कि जो केरल के आसपास का जो क्षेत्र था, उसमें जमींदार वर्ग व्यापार कोमा भूमि कोमा श्रम से प्राप्त होने वाले लाभ को बांट लेते थे। राजस्थान के राजपूताना क्षेत्र में अर्थव्यवस्था स्थिर थी। मैसूर राज्य के शासक हैदर अली व टीपू सुल्तान ने अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। 18वीं शताब्दी में भारतीय राज्यों में कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई थी, लेकिन किसान बहुत मेहनत करके जैसे तैसे कृषि कर लेता था। निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं अपन 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र भारतीय राज्यों में सांस्कृतिक व आर्थिक व सामाजिक अवनति यानी कि पतन का काल देखा गया। 18वीं शताब्दी में गरीबों व अमीरों में असमानता की जो खाई है वो गहरी होती जा रही थी। आम आदमी पिछड़ा एवं शोषित स्थिति में था, लेकिन ब्रिटिश काल में भारतीयों की स्थिति बद से बदतर हो गई। 1769 से 1771 में बंगाल राज्य में अकाल पड़ने से लोगों के सामाजिक जीवन में अस्थिरता आई। शिक्षा की स्थिति देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र भारतीय राज्यों में साहित्य कोमा कानून कोमा धर्म कोमा दर्शन का ही अध्ययन किया गया। विज्ञान व भूगोल का अध्ययन उपेक्षित था, यानी कि नहीं किया गया विज्ञान और भूगोल का अध्ययन। अर्थात प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति ही प्रचलन में थी 18वीं शताब्दी में। निम्न वर्ग के छात्र व छात्राओं की संख्या कम होती थी। हिंदुओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र पाठशाला होते थे, जबकि मुस्लिमों के लिए मकतब हुआ करते थे। उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे 18वीं शताब्दी में, जैसे कि वाराणसी में काशी, मिथिला क्षेत्र में तिरहुत, बंगाल में नादिया और पटना में अजीमाबाद। काशी, तिरहुत, नादिया में संस्कृत शिक्षा केंद्र हुआ करते थे 18वीं शताब्दी में, जबकि पटना के अजीमाबाद शहर में ईरानी शिक्षा केंद्र होते थे। साथ में दोस्तों विष्णुपुर और तंजौर, ये दोनों शहर संगीत व नाट्य कला के लिए फेमस थे। दया भागा स्कूल में हिंदू कानून शिक्षा केंद्र चलता था। व्यापार की स्थिति देख लेते हैं 18वीं शताब्दी में। भारत हथकरघा उद्योग यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एवं कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर था। विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तु की अच्छी मांग होती थी। निर्यात के बदले भारत चांदी व सोना लेता था। आयातित वस्तुएं, भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं सोना, खजूर, कॉफ़ी, मादक पदार्थ, तांबा, चीनी, कस्तूरी, जिसको मस्क भी कहते हैं, एक हिरण के ही शरीर में एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है, उसको कस्तूरी कहते हैं। लोहा कोमा ऊनी कपड़े कोमा मोती कोमा कागज कोमा कच्चा रेशम कोमा चाय, ये भारत इंपोर्ट करता था, मंगवाता था बाहर से। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी काली मिर्च कोमा चावल कोमा अफीम, ओपियम भी कहते हैं इंग्लिश में, कोमा मसाले कोमा गेहूँ कोमा नील, ये नीला नहीं है, नील है। नील की खेती दोस्तों कहलाती है इंडिगो, ठीक है। मतलब ये प्राकृतिक रंजक होता, कपड़ों को रंगने के लिए काम में लिया जाता है नील। कपास, कीमती पत्थर, रेशम के कपड़े और शोरा, ये थे
अपने निर्यातित वस्तुएं भारत से बेचा जा रहा था यूरोप को। भारत के 18वीं सदी के व्यापारिक केंद्र देख लेते हैं अपन, कश्मीर, मसूलीपट्टनम, ढाका, विशाखापट्टनम, पटना, सूरत, चंदेरी, लखनऊ, मुल्तान, लाहौर। सामाजिक स्थिति देख लेते हैं अपन, 18वीं शताब्दी का समाज पितृसत्तात्मक था, यानी कि पुरुष प्रधान समाज था। समाज नस्ल, जाति कोमा धर्म कोमा क्षेत्र कोमा जनजाति कोमा भाषा के आधार पर बटा था। व्यवसाय जाति पर आधारित होता था, यानी कि जाति को देख करके अपन व्यवसाय पता कर सकते हैं और व्यवसाय को देख करके जाति किसी की पता लगाई जा सकती है। मुस्लिम कुलीन वर्ग में हिंदुस्तानी गुट कोमा ईरानी गुट कोमा तुरानी गुट कोमा अफगानी गुटों में गुटबंदी चलती थी। महिलाओं की स्थिति 18वीं शताब्दी में क्या थी? पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी महिलाओं के विचारों का सम्मान होता था। उच्च वर्ग की महिलाएं घरों में तथा निम्न वर्ग की महिलाएं काम करने हेतु घर से बाहर निकलती थी। सती प्रथा कोमा पर्दा प्रथा कोमा बाल विवाह कोमा बहु विवाह, विधवा विवाह वर्जित कोमा दहेज प्रथा, बालिका हत्या आदि सामाजिक कुरीतियों के कारण महिलाओं का विकास अवरुद्ध हुआ। सवाई जयसिंह व परशुराम भाऊ ने विधवा विवाह करवाने के लिए प्रयास किए, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए। दास प्रथा देख लें, दास प्रथा भी प्रचलन में थी और भारत में सूखे कोमा प्राकृतिक आपदा एवं चरम गरीबी कोमा अकाल के कारण लोग दूसरे के यहाँ पर काम करते थे। राजपूत कोमा कायस्थ कोमा क्षत्रिय घरेलू कार्य हेतु दास रखते थे और दास प्रथा वंशानुगत होती थी। यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल कोमा बिहार कोमा असम से गुलामों को लेकर के यूरोप और अमेरिका में बेचते थे। यानी कि यूरोप की जो कंपनियां थी, जैसे कि डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या करते थे? बंगाल, बिहार, असम से गुलामों को खरीदते थे और उनको बेचते थे यूरोप और अमेरिका के मार्केट में। दोस्तों, अबिसिनिया गुलाम इथोपिया के रहने वाले थे और इनको भारत में बेचा जाता था। इस तरह से दोस्तों आपके सवाल नंबर 3 कंप्लीट होते हैं। टोटल 3 सवालों के अलावा इस चैप्टर से सवाल नहीं बनते और 20-20 नंबर के सवाल आते हैं, इसलिए हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, इस वीडियोस को बार बार देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने नोट्स बनाते चलें साथ साथ में और इनको रिवाइज करते चलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।